हेलो स्टूडेंट्स। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट होने वाला है। तो इसमें आज हम जानने वाले हैं जो क्लास 10th का जो चैप्टर 6 है हमारा। चैप्टर 6 है जैव प्रक्रम। इसको तो पहले पार्ट में हम लोग जाने थे कि इसके जो जैव प्रक्रम के पार्ट थे पोषण पोषण के बारे में जाने थे पूरे अच्छे तरीके से। आज हम जानेंगे इस पार्ट में शोषण, वहन और उत्सर्जन के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं शोषण है क्या। देखिए, शोषण का मतलब नॉर्मली अगर देखा जाए तो क्या है। देखिए, शोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य पदार्थ का उपयोग कोशिकाओं में होता है, जैसे कि जिसमें विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्राप्त होता है। और क्या होता है, उत्पादन के लिए कोशिका में भोजन का विखंडन प्राप्त करता है, उसको हम लोग बोलते हैं कोशिकीय शोषण। देखिए, नॉर्मली अब देखिए, हम लोग खाना जो भी हम लोग पोषण में देखे थे कि पोषण में क्या हो गया था, सबसे पहले खाना खाए, उसके बाद पचा, उसके बाद उसका अवशोषण हुआ, जो भी न्यूट्रिशन मिला वो कहाँ गया, हर एक कोशिकाओं को भेजा गया था। जैसे कि हमको पता है कि किसी भी शरीर का सबसे छोटा इकाई क्या होता है, कोशिका होता है। सबसे छोटा इकाई क्या होता है, कोशिका होता है। वहां पे फिर क्या होता है, वही कोशिका जो ग्लूकोज, हमारा जो भी एनर्जी था, कार्बोहाइड्रेट से जो ग्लूकोज मिला था, उसी ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी के रूप में कोशिका यूज करती है। कौन यूज करती है, कोशिका यूज करती है। तो हम वही देखेंगे कि ऑक्सीजन के वजह से जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, यानी जो भी हम ऑक्सीजन लेते हैं, उसी का यूज ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी उससे हम लोग प्राप्त कैसे करते हैं, ग्लूकोज को कैसे तोड़ा जाता है। ठीक है, तो देखिए, विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन, जो ग्लूकोज है हमारा, भोजन बनने के बाद जो पोषक तत्व हमको मिला था, और हर एक पोषक तत्व से हमको क्या मिला था, ग्लूकोज मिला था। और उसी ग्लूकोज को हम हर एक कोशिका में भेजे थे। ठीक है, अब भेजने के बाद क्या होता है, देखिए, कोशिका द्रव में अगर आप लोग कोशिका देखे होंगे तो जैसे ऐसे कोशिका होता है, फिर यहाँ नीचे केंद्रक होता है ना, अंदर। तो इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पानी पानी टाइप कर रहा था, उसी को हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रवी। फिर इसी में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, ठीक ना। ऐसे ऐसे और भी सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, कोशिका कांग होते हैं ना। तो देखिए, होता क्या है, अगर जैव प्रक्रम में अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो ग्लूकोज कैसे टूटेगा, और ऑक्सीजन का अभाव रहेगा, यानी हल्का हल्का ऑक्सीजन रहेगा तो ग्लूकोज कैसे टूटेगा, और अगर ऑक्सीजन पूरी तरह से मिलेगा तो ऑक्सीजन से कैसे हमारा ग्लूकोज टूटता है, उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, अगर ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं रहेगा तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा ऊर्जा में। जैसे कि ईस्ट में जो है ऑक्सीजन नहीं रहता है, तो उसमें जो भी ग्लूकोज होता है वो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और हमारी पेशी कोशिका में होती है ना, मसल्स में, उसमें थोड़ा सा ऑक्सीजन का अभाव होता है, तो उसमें क्या होगा, उसमें लैक्टिक अम्ल मिलता है और ऊर्जा मिल जाता है। ठीक है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी तरह से उसको कोशिका, क्या कहने का मतलब, ऑक्सीजन मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर पानी और ऊर्जा में। ठीक है, अब हम जानेंगे शोषण। देखिए, शोषण क्या होता है, उसके दो टाइप है, एक है वायवीय शोषण और एक है अवायवीय शोषण। वायवीय शोषण क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यानी ऑक्सीजन उसमें रहेगा और इसमें ग्लूकोज जो है पूरी तरह से टूट जाएगा। ग्लूकोज पूरी तरह से टूट जाता है, उसका उपचयन होने के बाद वो किस में कन्वर्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में होगा, फिर पानी देगा और कुछ ऊर्जा देगा। ये कोशिका द्रव्य में होता है, कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लेकिन अवायवीय शोषण में क्या होता है, अवायवीय शोषण में ऑक्सीजन नहीं होता है और ग्लूकोज का इससे पूरी तरह से वो टूटता नहीं है, जिससे क्या मिलेगा, इथेनॉल मिलेगा, लैक्टिक अम्ल मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, और ऊर्जा जो है मुक्त होती है। लेकिन जिसमें ऑक्सीजन रहेगा उसमें अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। कितना एटीपी, ऊर्जा को लगभग हम लोग मापते हैं 36 एटीपी, 36 एटीपी मिलेगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो बहुत ही कम ऊर्जा मिलेगा, लगभग 2 एटीपी में। ठीक है ना। तो वायु शोषण किस में होता है, मानव में, क्योंकि हम लोग में ऑक्सीजन लेते हैं और वही ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ता है, तब जाके हमको एनर्जी मिलता है। लेकिन ईस्ट वगैरह में ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है, जिससे हम लोग को कम एनर्जी मिलता है। ठीक है,
तो वायवीय शोषण किस में होता है? हम मानवों में होता है। और अवायवीय शोषण इष्ट जैसे जीवों में होता है। अब हम लोग देखेंगे मानव शोषण तंत्र। मानव शोषण तंत्र में देखेंगे क्या है। तो सबसे पहले इसमें आता है नासाद्वार यानी कि नाक, फिर आता है ग्रसनी, उसके बाद कंठ, कंठ के बाद क्या आएगा? श्वास नली आएगा, फिर श्वसनी आएगा, फिर श्वसनिका आता है, उसके बाद फिर फेफड़ा। फेफड़ा में ही क्या होता है? कुपिका कोष होता है और उसी में रुधिर वाहिका होगा। तो जैसे यहाँ पे हम लोग उस पूरे फोटो को देख सकते हैं, आपके बुक में भी दिया होगा। ये हो गया हमारा, ये नासा द्वार हो गया, यहाँ सांस लेते हैं, श्वास नली, फिर ठीक है ना, फिर यहाँ कंठ है, फिर यहाँ ग्रसिका है, फिर ये हमारा पूरा क्या हो गया? फेफड़ा हो गया। और फेफड़ा में ही अगर ध्यान से हम लोग देखें, नहीं फुफ्फुस में, तो इसी के पार्ट में यहाँ दिखा है, ये श्वसनिका होता है और ये कुपिका होता है। यानी ऑक्सीजन का आदान प्रदान जो होता है वो कहाँ पे होगा? इसी के थ्रू होगा। ठीक है। तो मानव शोषण क्रिया देखो, मानव शोषण क्रिया नॉर्मली हम लोग अगर देखें ना, तो यहाँ पे देखते हैं, हम इसको देखते हैं, दो टाइप में होता है। एक होता अंत शोषण और एक उच्च शोषण। इसमें क्या होता है? सांस द्वारा वायुमंडल से गैस को अंदर लेते हैं। जब भी हम ऑक्सीजन लेते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे अंत शोषण, और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे उच्च शोषण। ठीक ना। अंत शोषण का मतलब ऑक्सीजन लेना और उच्च शोषण का मतलब हम लोग छोड़ते हैं। और इस दौरान क्या क्या होता है देखते हैं। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वक्ष गुहा क्या होता है? थोड़ा सा फैल जाता है, थोड़ा सा ऊपर क्या हो जाता है? फैल जाता है। पसलियां थोड़ा नीचे वाला सिकुड़ जाता है, नीचे का पार्ट सिकुड़ जाता है। और वक्ष गुहा, हमारा शरीर देखना, छाती फूल जाता है यानी बाहर की ओर बढ़ जाता है। अब चूंकि फूल जाता है शरीर, तो यहाँ का दबाव जो होता है ना, नीचे नीचे का वायु दबाव क्या हो जाता है? घट जाता है। क्योंकि वायु फेफड़ा में भर रही होती है तो दबाव क्या हो जाता है? घट जाता है। जबकि इसी के अपोजिट क्या होता है? वक्ष गुहा अपने मूल आकार में आ जाती है। जैसे आप सांस ले लेते हैं, जब सांस छोड़ने वाले होते हैं तो वक्ष गुहा अपने वापस मूल आकार में आ जाता है। और पसलियां जो पहले उठी हुई होती है थोड़ी सी, वो अब शिथिल हो जाती है, शांत हो जाती है, वो अपने स्थान में आ जाती है। और वायु का दाब थोड़ा सा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है? भर गया है, तो हम छोड़ दिए हैं तो ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड फिर बाहर निकल जाता है। जो भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है। अच्छा, एक जरूरी शब्द है यहाँ पे, स्थलीय जीव। स्थलीय जीव क्या करते हैं? शोषण के दौरान वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, लेकिन वही जलीय जीव क्या करते हैं? जल में मिले ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ठीक है। देखिए होता क्या है कि जो भी चीज है, सबसे पहले हमारा शरीर क्या करता है? वायु से क्या लेगा? ऑक्सीजन लेगा। और वही ऑक्सीजन कहाँ पे जाएगा? कुपिका यानी जो कि फुफ्फुस, फेफड़ा में होगा। और फेफड़ा से रक्त वाहिका, जो जहाँ पे ब्लड सेल होता है ना, खून, वही खून आरबीसी क्या करेगा? उस ऑक्सीजन को अपने में मिला के बना लेगा उसको HBO2। ठीक ना। आरबीसी क्या करेगा? उसको अपने में मिला लेगा। उसके बाद वो धमनी के थ्रू शरीर के हर एक भाग में पहुंच जाएगा। जो प्योर खून होता है ना, जैसे कि धमनी, जो ऑक्सीजन को हर एक ऊतक में पहुंचाएगा। और वही ऊतक फिर क्या करेगा? ग्लूकोज को तोड़ देगा। और तोड़ने के बाद फिर क्या होता है? हम लोग को एनर्जी मिलता है और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड फिर बन जाएगा, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड फिर शीरा के द्वारा, जो रक्त वाहिका होती है ना, शीरा, शीरा फिर उसको कहाँ लेके जाएगा? फिर उसको फुफ्फुस में लेके जाएगा। ठीक है ना। फुफ्फुस में लेके जाएगा और फिर फुफ्फुस में ले जाके फिर कुपिका में फिर उसको छोड़ देगा। जो भी रक्त जो अब लाया है वापस, वो उसको फिर छोड़ देगा। और यही वाला फिर फेफड़ा से फिर क्या निकल जाएगा? ये शरीर के बाहर निकल जाएगा। ये पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, ऑक्सीजन वाला। अब हम जानते हैं संवहन। संवहन का मतलब क्या होता है? यानी परिवहन, ट्रांसपोर्ट। तो जो भी भोजन हो, ऑक्सीजन हो, या जो भी न्यूट्रिशन हो, वो शरीर के सभी भागों तक पहुंचाना है ना। जो भी भोजन है, ऑक्सीजन या कोई भी पदार्थ, तो पूरे हर एक जगह पे आप उसका आपूर्ति करना ही क्या कहलाता है? शोषण संवहन तंत्र कहलाता है। और इसके लिए क्या क्या जरूरी है भाई? तो सबसे पहले तो हार्ट जरूरी, क्योंकि हार्ट क्या करता है? पंप करता है, जिसके कारण कोई भी चीज बाहर फैलता है। और क्या जरूरी है? धमनी और सिरा, क्योंकि यही एक कनेक्शन है। धमनी का काम होता है जितने भी शरीर, फेफड़ा से होता है ना, हार्ट से,
हृदय से जो भी चीज होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो या जो भी चीज हो, न्यूट्रिशन हो, पूरा शरीर के हर भागों में पहुंचा देना। और सीरा का काम होता है हर एक भाग से जो भी वेस्ट चीज है वो वापस हार्ट में लाना। ठीक है। फिर आता है एक वहन माध्यम रक्त और लसीकम, इसके भी अपने अपने काम है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रक्त। रक्त का टाइप होता है, तो देखिए रक्त के दो अवयव होते हैं, ठोस अवयव और एक होता है द्रव्य अवयव। ठोस अवयव को हम लोग खून बोलते हैं। इसके भी तीन टाइप होते हैं, एक तो होता है लाल रक्त जिसको हम लोग आरबीसी बोलते हैं, और एक होता है श्वेत रक्त डब्ल्यूबीसी, और एक रक्त प्लेटलेट्स होता है ना। एक क्या होता है रक्त प्लेटलेट्स, और एक होता है प्लाज्मा। ये द्रव है, ये थोड़ा सा द्रव पार्ट में आता है, ठीक है ना। अगर इसको ये थोड़ा सा कलर में देखा जाए तो ये पीला होता है, और इसमें 90% क्या रहता है, जल रहता है। देखिए लाल रक्त का काम क्या है भाई, जो खून दिखता है ना जिसमें हीमोग्लोबिन मिला रहता है, लाल रक्त का काम है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में फैलाना, और पूरे कार्बन डाइऑक्साइड पूरे शरीर में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को वापस हार्ट में लाना। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है लाल रक्त कोशिका में, जिसके कारण इसका रंग कैसा रहता है, लाल। श्वेत रक्त का काम क्या है भाई, तो ये एक तरह से सोल्जर का काम करता है, यानी कि प्रोटेक्ट करता है, रोग मुक्त करता है, हमारे करने में सहायता करता है। प्लेटलेट्स का काम होता है थक्का बनाने में सहायता करता है, जब भी कोई शरीर में कट उट हो जाता है तो थक्का बनने का काम कौन करता है, प्लेटलेट। तो यहाँ अगर देखा जाए तो रक्त का इधर पार्ट देखिए, द्रव फॉर्म में एक होता है प्लाज्मा, और ठोस फॉर्म में तीन आते हैं, एक आता है श्वेत रक्त कोशिका, आर आरबीसी डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट है ना, रक्त प्लेटलेट। हम लोग जानेंगे इसके दो वाहिका होते हैं। अभी जब हम लोग देखें, एक होता है धमनी और एक होता है शिरा। रक्त वाहिका कितने टाइप की होती है, दो, एक होता है धमनी और एक होता है शिरा। धमनी का काम है पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना, और शिरा का काम है पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करना। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ये थोड़ी सी मोटी होती है और लचीली होती है, लेकिन ये थोड़ा सा कम मोटा और कम लचीला होता है। इसमें वाल्व नहीं होते हैं, और इसमें वाल्व होते हैं। वाल्व का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा बाल बाल टाइप का, उसमें उभरा हुआ रहता है। तो इसमें होते हैं, इसमें नहीं होते हैं। ठीक है, और इसमें सतही नहीं होते, उसके नीचे पाई जाती है ना, और इसमें सतही होते हैं। तो ये थे धमनी और शिरा। आपको बस ये याद रखना है कि धमनी का काम है पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना, और शिरा का काम है पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करना। ठीक है, देखिए ध्यान से एक चीज देखिए, ये बहुत जरूरी चीज है। हमारा हर एक शरीर के अंग में जो कोशिका होता है, हर एक कोशिका में क्या होता है, कुछ ना कुछ काम चल रहा होता है। तो जब वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो उसको तो बाहर निकलना पड़ेगा भाई। तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना ब्लड में मिल जाएगा, और वही ब्लड थोड़ा सा गंदा, एक तरह से कह सकते हैं गंदा खून, तो वही ब्लड धमनी के थ्रू, जो भी हमारा सीरा है, प्रमुख सीरा है, सीरा के थ्रू क्या करेगा, हमारे हार्ट में आएगा। कहाँ पे आएगा, हृदय में। तो देखिए गंदा खून कहाँ आ गया भाई, हृदय में आ गया। और हृदय के वो दाया अलिंद से प्रवेश कहाँ करेगा, दाया नीलय में। और दाया नीलय में जाने के बाद ये कहाँ चल जाता है, फेफड़ा में चल जाएगा। ये कहाँ चल जाएगा, फेफड़ा में। फेफड़ा में फिर प्योर होगा, ये फेफड़ा में कार्बन डाइऑक्साइड फिर क्या हो जाएगा, इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर छोड़ा जाएगा, और ये फिर बाहर निकल जाएगा हमारे नाक के थ्रू। और यहीं से फिर वही ब्लड क्या करेगा, ऑक्सीजन ले लेगा। जो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया, वही ब्लड क्या किया, ऑक्सीजन लिया, और उस ऑक्सीजन को लेके फिर आएगा बायां अलिंद में। और बायां अलिंद में आने के बाद ये फिर बायां नीलय में, और बायां नीलय से फिर वो धमनी के थ्रू कहाँ जाएगा, हर एक शरीर के हर एक अंग में। और शरीर तो देखिए एक तरह से पूरा गोल चक्र है, शरीर के हर एक अंग से गंदा खून आता है दायां अलिंद में, फिर दायां नीले में, फिर वो फेफड़ा में चल गया, फिर बढ़िया खून बायां अलिंद में आया, फिर वो फिर दायां नीले में आ गया, और फिर वापस से उसी कोशिका में आ गया। तो ये तो पूरा सा सर्कल चल रहा होता है, ठीक है ना। इस पूरे सर्कल को आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारा हार्ट जो है, हार्ट का जो वहां पे हुआ था वही यहाँ पे दिखाया गया है, तो इसमें भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब लसिका, अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा पादपों में। जैसे कि शरीर में दो टाइप का होता है ना, क्या बोले, धमनी और शिरा। तो पादप में भी दो टाइप के परिवहन होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। आपको बस ये याद रखना है, जाइलम जो होता है रूट यानी जड़ से
जल को लेके पूरे शरीर में पहुंचाता है, और फ्लोएम जो होता है, जो भी खाना बनता है पौधा का, फ्लोएम जो है वो पूरे शरीर को पहुंचाता है ना। जैसे कि जाइलम पानी को क्या करेगा, जड़ से लेगा, उसके बाद वो पत्ते तक पहुंचाएगा, टहनियों तक पहुंचाएगा। और फिर फ्लोएम क्या करता है, पत्तियों से जो भी भोजन बनेगा उसको जड़ों तक, तनों तक, हर जगह पहुंचाना है। तो दो ही काम बस इसका याद रखिए, जाइलम का काम है जल ले जाना, फ्लोएम का काम है फल यानी कि भोजन ले जाना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे और कुछ है नहीं। फिर मानव में आता है उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब वेस्ट पदार्थ को बाहर निकालना। सिंपली याद रखिए, उत्सर्जन का मतलब क्या, जो भी प्रक्रिया हुआ, जो भी वेस्ट चीज बना, उसको हम लोग कैसे बाहर निकालते हैं।